आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। फ्रांस के इवेंट में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आज पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। करीब 16 महीने बाद पीएम मोदी और ट्रंप आज शाम 6:15 बजे मिलेंगे और इस बैठक के दौरान यूएस इंडिया ट्रेड डील पर चर्चा होगी। साथ ही पीएम मोदी ओमान की खाड़ी में पिछले दिनों ऑयल टैंकर पर हुए हमले का भी जिक्र कर सकते हैं, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन समुद्र सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। पीएम मोदी ने ट्रंप सहित G7 नेताओं के सामने कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। पीएम मोदी ने देशों के बीच भरोसे की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज की दुनिया में सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति ना तो खनिज है, न तकनीक है और न ही बाजार है, बल्कि आपसी भरोसा है। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन कई अहम बैठक की है। वर्किंग ग्रुप के सेशन से पहले राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की छोटी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच 5 मिनट तक बातचीत हुई और फिर दोनों नेता अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बैठक पीएम मोदी ने मंगलवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके अलावा पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में दोनों देश के आपसी रिश्ते की मजबूती पर जोर दिया। साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। शिवसेना दिवस से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। लोकसभा में उद्धव के 9 सांसदों में से 7 बागी हो चुके हैं। ये सभी बागी सांसद आज दिल्ली में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक करेंगे और इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अलग गुट बनाने की मांग करते हुए शिंदे सेना में विलय करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट सांसदों में बगावत की खबरों के बीच संजय राउत ने सांसदों को खरीदे जाने का दावा किया और कहा कि पार्टी बदलने के लिए सांसदों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक्स पर लिखा कि अपना सपना मनी मनी ये चौंकाने वाला और घिनौना है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। राउत ने इस पोस्ट को सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग किया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी है, या तो वो राज्य छोड़े या शमशान जाने के लिए तैयार रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में हर हाल में सुशासन स्थापित किया जाएगा। अपराधी चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, वो बचेगा नहीं। अपराधियों के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो उनको बिहार छोड़ना होगा या शमशान जाना होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के एक तरफ यूपी में बाबा है तो दूसरी तरफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी है। अपराधियों को नेपाल ही भागना होगा। बिहार में अब सार्वजनिक स्थानों और कार्यक्रमों में जाति सूचक और अश्लील गानों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिहार सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी और संबंधित अधिकारियों को इस बारे में पत्र भी भेज दिया है। कला और संस्कृति विभाग ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर शादी समारोह, बाजार, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों पर जाति सूचक और डबल मीनिंग गानों के प्रसारण पर चिंता जताते हुए इन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ऐसे गानों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के कोटा से नीट पेपर लीक के खिलाफ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज कोटा में 10,000 छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे। राहुल और छात्रों के साथ बातचीत के दौरान मुख्य फोकस नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दे होंगे। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए रोडमैप पर मंथन किया जाएगा। ये बैठक आगामी चुनाव को देखते हुए बेहद अहम मानी जा रही है और इस बैठक में समाजवादी पार्टी के तमाम ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद शामिल हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले की जांच के लिए दूसरे दिन भी राम मंदिर में एसआईटी के अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सारी हेराफेरी चंदे की गिनती के दौरान होती थी। मंदिर के सेवादारों पर शक जताया जा रहा है। इसमें टिन्नू यादव नाम के शख्स की भूमिका सबसे संदिग्ध है, जो कभी ऑटो चलाता था, फिर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बना। उसके बाद मंदिर में उसका रसूख बढ़ता चला गया और चंदे की गिनती की निगरानी का जिम्मा टिन्नू यादव को दे दिया गया। हालांकि टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। हैदराबाद में लैंड एंड सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर से जुड़े 11 जगहों पर एसीबी ने तलाशी अभियान चलाया। डिप्टी डायरेक्टर के घर छापेमारी और रिश्तेदारों और कारोबारियों के घर पे रेड पड़ी और इस छापेमारी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 32 लाख रुपए भी बरामद किए और साथ ही प्रॉपर्टी और बैंकों में जमा रकम भी जब्त की है।
बिहार की मधुबनी में जमीन दखल कराने पहुंची पुलिस और प्रशासक टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में कमिश्नर रत्नाकर झा के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमीनी विवाद में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम दखल कराने पहुंची थी और तभी एक बुजुर्ग ने दखल कराने के विरोध में खुद को जलाने की कोशिश की, जिसके बाद उग्र होकर भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम लगातार इलाके में कैंप कर रही है। गुजरात के गोधरा में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पशु तस्करी और स्लॉटर हाउस मामले में पुलिस ने भोपाली गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरोह के 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस पशु तस्करी के 4 और आरोपियों की तलाश कर रही है। पंचमहल इलाके में पशु तस्करी मामले में भोपाली गैंग काफी दिनों से एक्टिव था। यूपी के मथुरा में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग में करीब 4 लोग घायल हो गए। इस झगड़े के बीच गांव वालों ने घरों में छुपकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किया। मारपीट के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल है। हैदराबाद के मूसापेट में एक इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई और देखते देखते इलेक्ट्रिक शोरूम में आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर शोरूम में रखी बाइक जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस, सुरक्षा बलों के जवान और स्पेशल एजेंसी एक्शन में नजर आ रही हैं और इस दौरान कठुआ रेलवे स्टेशन पर पुलिस, जीआरपी और स्पेशल एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। यात्रा मार्ग के मुख्य स्थलों से लेकर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी व्यवस्था की बारीकी से जांच कर रहे हैं। फ्रांस के एवियन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ हो रहे समझौते को समीक्षा के लिए कांग्रेस को भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। ट्रंप ने समझौते को बेहतरीन बताते हुए कहा कि ईरान के पास अब कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे और इसीलिए इसे कांग्रेस को भेजे जाने का विचार अच्छा है। अल्बानिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका और दामाद जारेड कुश्नेर की लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ लगातार 17 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी तिराना की सड़कों पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नजर आए और नारे लगाते हुए विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी संरक्षित पक्षी फ्लेमिंगो की तस्वीर वाले कटआउट लेकर लग्जरी रिजॉर्ट से दुर्लभ प्रजातियों के खत्म होने की आशंका बता रहे हैं और पीएम एनडी रामा के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ के एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया पहला वनडे सीरीज जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज नीदरलैंड से सामना होगा। भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे हेडिंग्ले में मैच शुरू होगा। T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का नीदरलैंड पर दबदबा कायम है। दोनों टीमों के बीच एक बार टक्कर हुई जिसमें भारत ने बाजी मारी है। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार दोनों टीमों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए सेनेगल को 3-1 से हरा दिया है। मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 2 गोल दागे और इतिहास रच दिया। एम्बापे फ्रांस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस की जीत में ब्रैडली बारकोला ने भी 1 गोल किया। दूसरे मुकाबले में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। फ्रांस और नॉर्वे ने अपने अपने पहले मैच जीतकर मजबूती दावेदारी पेश की है। श्रीलंका ने नीलाक्षिका सिल्वा के अर्धशतक की मदद से न्यूजीलैंड को महिला T20 विश्व कप के मुकाबले में 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने ग्रुप बी के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 153 रन बनाकर जीत दर्ज की। श्रीलंका ने इस तरह विश्व कप में पहली बार न्यूजीलैंड को मात दी है। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए सेनेगल को 3-1 से शिकस्त दी है। मुकाबले में फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 2 गोल दागे और इतिहास रच दिया। एम्बापे फ्रांस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। फ्रांस की जीत में ब्रैडली बारकोलो ने भी 1 गोल किया। वहीं दूसरे मुकाबले में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में विजय शुरुआत की है। इंग्लैंड फीफा विश्व कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत कल क्रोएशिया के खिलाफ करेगा, लेकिन उससे पहले टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के डिफेंडर टीनो लिवरामेंटो चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए, जिससे कोच थॉमस ट्यूशेल को क्रोएशिया के खिलाफ अपनी टीम के पहले मैच से ठीक पहले टीम में बदलाव करना अब पड़ेगा।
टाइम मैगजीन के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली खिलाड़ियों में भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को शामिल किया गया है। स्मृति इस लिस्ट में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय हैं और इस लिस्ट में शामिल दूसरे बड़े नामों के फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर कप्तान टेम्बा बावुमा, बास्केटबॉल खिलाड़ी जैलिन विंसेस और फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के नाम शामिल है। FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की तरफ से कप्तान सलीमा टेटे और लारेमिसियामी ने गोल दागे हैं। टूर्नामेंट में भारत की ये दूसरी जीत थी। उसने अपने मैच में अमेरिका को हराया था। भारत की लगातार दूसरी जीत से 6 पॉइंट अब हो गए हैं।